बराह रास्त आपको आज़ाद कश्मीर लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब के लिए पहुंच गए हैं। मेरे कश्मीर के भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, सबसे पहले कि पाकिस्तान का और कश्मीर का रिश्ता है क्या? क्या रिश्ता है? फिर से क्या रिश्ता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह एक पूरा नजरिया है। तो मैं आज नौजवानों, आप सबके सामने इस नजरिए को इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि मैं चाहता हूं आपकी तरबियत हो। कौम तो तब बनती है, कौम एक नजरिए पे बनती है। नहीं तो बलूचिस्तान वाले कहेंगे कि जी यहां हमारे पास तो मदनियात हैं, पख्तूनख्वा वाले भी कहेंगे कि जी यहां हमारी तो बिजली बनती है, पंजाब कहेगा जी हम सारे पाकिस्तान की गंदो मनाज बनाते हैं। तो इसलिए कौमें बनती तब है जब अपने मफादात से ऊपर एक नजरिया आ जाता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी अरबों को, मुख्तलिफ कबीले थे, सबको नजरिए पे इकट्ठा किया और फिर दुनिया की इमामत की। तो मेरे कश्मीरियों, पहले तो ये समझ जाएं कि वो कौन सा नजरिया था। उस नजरिए के 3 उसूल थे। मैं ये नौजवानों आपके लिए खास तौर पे ये कहना चाहता हूं कि आपको पता तो चले कि क्यों मुल्क बना था और क्यों हम चाहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के लोग भी आजाद हों और वो भी उस नजरिए के ऊपर आए जिस नजरिए की ख्वाब देखी थी इल्लामा इकबाल ने और हमारे लीडर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 40 साल जद्दोजहद की थी उसके लिए। तो उसमें सबसे पहली चीज इंसानियत थी। मदीना की रियासत में जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी और अल्लाह हमें हुक्म देता है उनकी सुन्नत पे चलो, उस पे सबसे पहले मदीना की रियासत को उन्होंने दुनिया की तारीख की सबसे पहले फलाई रियासत बनाया। रियासत ने जिम्मेदारी ली अपने कमजोरों की, गरीबों की, माजूरों की, बेवाओं की, यतीमों की। कभी दुनिया में उससे पहले यह नहीं हुआ। और आज हम वही कोशिश कर रहे हैं। हमने ये जो हेल्थ कार्ड लेके आए हैं, ये पहली दफा इस मुल्क में और ये मेरी शुरू है, पख्तूनख्वा ने सब शहरियों को हेल्थ कार्ड दिया। इस साल के आखिर तक पंजाब सारे शहरियों को हेल्थ कार्ड दे देगा और इंशाअल्लाह ये आप बेफिक्र हो जाएं कि साल के आखिर तक सारे आजाद कश्मीर के लोगों को हम हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। ये हेल्थ इंश्योरेंस एक गरीब खानदान की सबसे बड़ी नेमत है। एक गरीब घराने में कोई बीमार होता है, सारा उनका बजट तबाह हो जाता है, चीजें बेच देते हैं, कर्जे चढ़ जाते हैं, एक खानदान गुर्बत के नीचे चला जाता है। तो जब एक हेल्थ इंश्योरेंस एक खानदान के पास होगी, 10 लाख रुपए पे किसी भी अस्पताल में अपना मुफ्त इलाज करवा सकेंगे।
और ये है इंशाअल्लाह शुरुआत कि पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाने पे फिर हम एक नई चीज लेके आए हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक आम लोगों के लिए जिनके पास कभी पैसा नहीं था एक घर खरीदने का, उनके लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लेके आए हैं। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में बैंक कर्जे, सस्ते कर्जे देंगे तनख्वाहदार लोगों पे, मजदूरों को, मैकेनिक, वेल्डर, वो लोग जिनके पास कभी भी पैसा नहीं होता एक घर बनाने का, और वो किस्तों के ऊपर, लंबी किस्तों पे इंशाअल्लाह जो वो किराए पे पैसा खर्च करते हैं उसी किराए पे किस्तें दे के अपना घर, अपने घर पे उनकी छत अपने नाम पे हो जाएगी। इसके अलावा हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने लगे हैं, कामयाब पाकिस्तान। कामयाब पाकिस्तान में क्या होगा? सबसे पहले हर खानदान जो निचले पाकिस्तान के जो 40% नीचे जो गरीब खानदान है, जो कमजोर है तबका है, 40% नीचे, उन सबको कर्जे सूद के बगैर दिए जाएंगे। हर खानदान में एक फर्द को अपने को बिजनेस शुरू कर सके। अगर वो किसान है तो वो किसानों के लिए कर्जे दिए जाएंगे, जानवर खरीदने के लिए, खादें खरीदने के लिए, सब्सिडाइज करने के लिए। और अगर वो शहरों में है तो दुकान खरीदें, टैक्सी खरीदें, मोटरसाइकिल खरीदें। ये पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है कि, और ये आपने समझना है, दो किस्म के इकोनॉमिक मॉडल हैं। एक ये कि अमीर अमीर हो जाए, और जब वो अमीर हो जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके नीचे लोगों को फर्क पड़ना शुरू करे, जिसको कहते हैं ट्रिकल डाउन। एक दूसरा मॉडल है मदीना का मॉडल, कि नीचे से लोगों को ऊपर उठाया जाए। और वो मॉडल तहरीक इंसाफ अपना रही है। और इंशाअल्लाह आजाद कश्मीर में आप देखेंगे कि कामयाब पाकिस्तान वो मॉडल है जो आपके निचले तबके को ऊपर उठाएगा। हर खानदान में फिर टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी एक फर्द को कर्जे, एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन, ताकि वो, और आजकल ऐसी चीजें हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कि बड़ी जल्दी घर में बैठे बैठे ख्वातीन, अगर उनको आप टेक्निकल एजुकेशन दे, वो घर में बैठे बैठे पैसे बना सकती हैं, अपनी आमदनी बढ़ा सकती हैं। और उसके अलावा हमने जो शुरू किया है पनागाह, शहरों के अंदर जिधर मजदूर काम करने आते हैं उनके लिए सोने के लिए जगह, उनके लिए खाना, उनके लिए साफ गसल खाने, ताकि वो नहा धो लें, ताकि जो भी वो पैसा कमाएं दिहाड़ी के, वो सब अपने बच्चे और बीवी को घर भेज सकें। दूसरी चीज मैं ये चाह रहा हूं कि आप समझ जाएं कि क्या वजह थी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत बनाई, वो बुनियाद रखी कई सौ सालों तक मुसलमानों ने दुनिया की इमामत की। तो सबसे पहले इंसानियत, और मैं ये आपको बताऊं, ये चाइना ने आज किया है। पिछले 30 सालों में उन्होंने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल के चाइना को एक सुपर पावर बना दिया है। यह मदीना का मॉडल था। और दूसरी चीज, कानून की बालादस्ती। नौजवानों ये समझ लें कि इंसाफ के निजाम के बगैर कोई कौम ऊपर नहीं जा सकती। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी, कानून के ऊपर कोई नहीं,
कोई कानून के ऊपर नहीं है। और उन्होंने कहा जिन कौमों में इंसाफ नहीं वो तबाह हो जाती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। तो जब तक एक मुल्क में, एक कौम में इंसाफ नहीं होता वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। तो ये जो आज आप तमाशा देख रहे हैं, सारे बड़े बड़े डाकू कभी कह रहे हैं आज हुकूमत गिराएंगे, कल गिराएंगे, ये सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि इमरान खान इनको एनआरओ दे दे, इनके गुनाह माफ कर दे, इनके करप्शन माफ कर दे। ये वो चाह रहे हैं जो हमेशा पाकिस्तान में हुआ, ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। जो मुल्क, और आपके कश्मीर के लोग मुझे सारी दुनिया में मिलते हैं, खासतौर पर बरतानिया में, उनसे कभी पूछे कि क्या बरतानिया में वो कभी उन्होंने ऐसे देखा कि ताकतवर डाकू कहे, एक ताकतवर पकड़ा जाए करप्शन करते हुए, क्या उसकी जुर्रत है कहने की कि मुझे एनआरओ दे दो, कि मुझे मेरी करप्शन माफ कर दो, ये तो सिर्फ गरीबों को पकड़ो? क्या किसी की जुर्रत है वहां? कभी किसी कामयाब खुशहाल मुल्क में किसी की मजाल नहीं होती कि वो कहे कि जी मेरे लिए एक कानून और सिर्फ गरीबों को जेलों में डालो। आज भी पाकिस्तान में आप जेलों में देखें तो सिर्फ गरीब लोग होते हैं। ताकतवर डाकुओं को भी हमारा इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता। कहीं किसी मुहज़्ज़ब माशरे में, कामयाब माशरे में, खुशहाल माशरे में ऐसा नहीं होता कि एक सुप्रीम कोर्ट एक आदमी को जेल में डाले और वो फिर ऐसी एक्टिंग करे कि बॉलीवुड के अंदर भी कोई ऐसी एक्टिंग ना कर सकता था। ऐसी मासूम बीमार शक्ल बना के और झूठे मेडिकल टेस्ट दे के और वो आज बरतानिया चला जाए, ये किसी मजहब माशरे में नहीं होता। तो असल में कश्मीर के लोगों, ये सुन लें मेरी बात, ये है असल पाकिस्तान की जंग। इस वक्त हम अपने मुल्क के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की जिहाद लड़ रहे हैं। ताकतवर को कानून के नीचे हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज तक ताकतवर कानून के ऊपर रहा है। जो मुल्क, जिस मुल्क के अंदर इंसाफ का निजाम है, कानून की बालादस्ती है, वो खुशहाल है। जिस मुल्क में नाइंसाफी है, कानून नहीं, ताकतवर के लिए कानून, कमजोर के लिए दूसरा, वहां गुर्बत है। जितने मर्जी वसाइल के बावजूद उस मुल्क में गुर्बत है। मुल्क कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता जब तक उसमें कानून की हुक्मरानी, ताकत की हुक्मरानी नहीं, कानून की हुक्मरानी ना हो। और फिर आखिर में खुददारी, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। ये जब आप कलमा पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप कहते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को गैरत देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक छोटे इंसान को बड़ा इंसान बना देता है। एक कमजोर कौम को अजीम कौम बना देती है। क्या था वो मदीना की रियासत में? गरीब लोग थे, दोनों तरफ सुपर पावर्स थी। रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, सुपर पावर थी, गरीब लोग थे, लेकिन खुददार लोग थे।
किसी के सामने झुकने वाले नहीं थे, कोई खौफ नहीं था। वो जानते थे कि अल्लाह के हाथ में जिंदगी और मौत है, इज्जत जिल्लत है, रिस्क है। आजाद इंसान थे। दुनिया की तारीख में इतनी तेज एक कौम उठ के आधी दुनिया पे नीचे आ गई, जो मदीना के रियासत के मॉडल में हुआ। और यही पाकिस्तान में हमने करना है। बदकिस्मती से अब तक हम लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरे हैं, कभी किसी से एड तो कभी किसी से कर्जे। अपने पैर पे खड़ा होना नहीं कोशिश नहीं की। कोई मुल्क से बाहर सरबराह जाता है, सारे इंतजार कर रहे होते कि जी कितनी कर्जे लेके आएगा या कितनी इमदाद लेके आएगा। कोई मुल्क इस तरह हाथ फैला के अजीम कौम नहीं बन सकता। तो मेरे कश्मीरियों, ये इंशाअल्लाह अब ये जो पाकिस्तान बनने जा रहा है, इंशाअल्लाह ये किसी के सामने हाथ तो फैलाना दूर की बात है, ये लोगों को इंशाअल्लाह गरीब मुल्कों को इमदाद दिया करेगा। कश्मीर के लोगों, मैं आज मकबूजा कश्मीर के जो अजीम लोग हैं उनको आज मैं खास पैगाम देना चाहता हूं। सिर्फ पाकिस्तानी कौम ही नहीं आपकी तरफ देख रही, सिर्फ हम ही नहीं आपके ऊपर फख्र करते। जिस तरह आपने जुल्म के सामने आप खड़े हुए हैं, जिस तरह आपने खुददारी दिखाई, जिस तरह आपकी बुरहान वानी जैसे नौजवान जिन्होंने अपने जानों की कुर्बानियां दी हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आपको अप्रिशिएट किया जा रहा और आप पे सारी दुनिया देख रही है, आपकी अजमत पे, आपकी दिलेरी पे, आपकी कुर्बानियों पे। सारी मुसलमान दुनिया आपकी तरफ देख रही है और आपके लिए दुआएं कर रही है कि अल्लाह इनको इसी तरह सब्र और ताकत दे, इसी तरह इनको जज्बा दे खड़ा होने का और जुल्म के सामने खड़ा होने का। कोई नहीं समझ रहा था कि जब नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को कश्मीर के ऊपर जो जुल्म करना, मजीद जुल्म करना शुरू किया, पहले भी जुल्म था, कोई नहीं समझ रहा था कि कश्मीर के लोग वो बर्दाश्त कर जाएंगे। दुनिया समझ रही थी वो घुटने टेक देंगे, लेकिन कश्मीरियों का वो जज्बा और जो उनके अंदर ईमान है, वो नहीं समझते थे कि इस तरह का मजबूत पुख्ता ईमान वाले लोग हैं वो। तो हम आज सब आपको सलाम कर रहे हैं, कश्मीर के, मकबूजा कश्मीर के लोगों। इंशाअल्लाह जो कुरान में अल्लाह का वादा है ईमान वाले लोगों के लिए कि हर मुश्किल के बाद मैं आसानियां पैदा करता हूं। इंशाअल्लाह अच्छा वक्त आपके सामने आ रहा है। हम पाकिस्तान में आपके लिए दुआएं तो करते हैं, मैं आपको यह कहता हूं कि इंशाअल्लाह सारी दुनिया में आपका सफीर बन कर निकलूंगा, आपकी आवाज उठाऊंगा और उठाता जाऊंगा। ये जो बीजेपी और बीजेपी का आरएसएस, जो आरएसएस का नजरिया है, जो सिर्फ कश्मीरियों के ऊपर जुल्म नहीं कर रहा, हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो सिख हैं, जो उनकी शेड्यूल्ड कास्ट हैं, इन सब के ऊपर ये आरएसएस का नजरिया इन सबको खौफ दिला रहा है, खतरा है उनको। उनको बराबर के शहरी नहीं ये समझते, बल्कि ये आरएसएस का नजरिया सबसे ज्यादा खतरा हिंदुस्तान को है उससे। हम हर फोरम पे इनके लिए खड़े होंगे और मैं इंशाअल्लाह हर फोरम पे इनकी आवाज बुलंद करूंगा
मैं आपको आखिर में ये दो चीजें कहना चाहता हूं कि अपने ज़हन में डाल लें कि जिस पार्टी के लीडर का पैसा, उसकी जायदाद, उसकी बिजनेस पाकिस्तान में नहीं है, वो कभी आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता। अगर मेरा पैसा बाहर हो, मेरे भी जायदादें बाहर हो, मैं कभी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट ना कह सकता। मैं भी अमेरिका को कहता कि ठीक है जी, पाकिस्तान में ड्रोन अटैक करो, मैं मजम्मत करता रहूंगा और आप पाकिस्तानियों को मारते जाओ, जो हमारे लीडर्स कह चुके हैं। ये इसलिए मैं कर सकता हूं क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। इसलिए कश्मीर के लोगों के ज़हन में डाल लेना कि पहले तो वो आपका कभी लीडर हो ही नहीं सकता जिनकी जायदादें और बिजनेस और पैसा और बैंक बैलेंस मुल्क से बाहर पड़े हो। और दूसरा कि जो कश्मीर के नौजवान हैं और खास तौर पर मकबूजा कश्मीर के नौजवान जिस दिलेरी से आज जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं, वो कभी एक डरपोक, एक बुज़दिल, एक करप्ट, एक झूठे आदमी को लीडर नहीं तस्लीम कर सकते। मैं आज अपने सारे कैंडिडेट्स के नाम पढ़ना चाहता हूं। मेजर लतीफ खलीक, सरदार तनवीर इलियास, सरदार मीर अकबर, चौधरी अमीर नजीर, अब्दुल कयूम न्याजी यहां कैसे आ गया, ये मैं बड़ा हैरान हूं। वैसे हम न्याजी सारी जगह फैल गए हैं। खताब आजम खान, नैयर अयूब खान और मिसेस शाहिदा, सरदार मोहम्मद हुसैन, फहीम अख्तर, ये सारे हमारे कैंडिडेट्स हैं। सारी पूंछ डिवीजन में सब चाहता हूं कि आप इनकी भरपूर तरीके से हमायत करें और 25 तारीख को बल्ले में वोट डालें और इंशाल्लाह तब्दीली लेके आएंगे। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में ये कहा है कि अगर मेरी जायदादें बाहर होती तो मैं कभी अमेरिका को ये ना कह पाता कि एब्सोल्युटली नॉट, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो लीडर कभी पाकिस्तान का लीडर नहीं हो सकता जिसकी जायदादें, जिसका बिजनेस सब कुछ बाहर हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में ये कहा, अब जो पाकिस्तान बनने जा रहा है वो हाथ नहीं फैलाएगा, नया पाकिस्तान दूसरों को इमदाद देगा। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जिहाद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि ऐसा कहीं नहीं होता कि सज़ा याफ्ता शख्स अदाकारी करके बरतानिया चला जाए। मुल्क की तारीख में पहली बार नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लेकर आए हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि साल के आखिर तक पंजाब में हेल्थ कार्ड मिल जाएंगे। KPK के तमाम शहरियों को हेल्थ कार्ड मिल चुका है। चाहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के लोग भी आज़ाद हों। इससे पहले शेख रशीद अहमद ने भी खिताब किया। बाग जलसे से खिताब में उन्होंने नारा भी लगवाया, कहा जो मोदी का यार है गद्दार है। मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए बोले, क़यामत की निशानी है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की मुहिम अंडर 19 टीम चला रही है। उनका मजीद क्या कहना था ये भी आपको सुनवा देते हैं। यहाँ बड़े बड़े अंडर 19 टीम के लोग आए, बच्चे चूंगने से। उन्होंने यहां आके मोदी का नाम नहीं लिया, इमरान खान का नाम लिया जिसने इनको यहां चोरों को गले से पकड़ा है। मोदी का जो यार है ये क़यामत की निशानी है। वो लोग वोट मांगने आ रहे हैं जो मोदी के साथ पगड़ियां तब्दील करते थे। आपको याद है कि नहीं याद है? आज वो लोग वोट मांगने आ रहे हैं
जिन्होंने असामा से माल लेना नहीं छोड़ा, जो इलेक्शनों में पड़ोसी मुल्कों से चंदा मांगते थे। लोगों, इमरान खान आएगा, उसका उम्मीदवार आएगा, इंशाअल्लाह ताला कश्मीर तरक्की करेगा और इमरान खान कश्मीर को आजादी की तरफ लेकर जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाबंदी लगाए जाने पर अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। बाग जलसे से खिताब में कहा कि रास्ते भी हमारे बंद, पथराव और फायरिंग भी हम पर, इसके बावजूद पाबंदी भी हम पर ही लगा दी गई। वफाकी वजीर का बयान पर वजीर आजम भी मुस्कुरा दिए। रास्ते भी हमारे रोके गए, पथराव भी हमारे ऊपर हुआ, गोलियां भी हम पर चलाई गई और हम तो माफ भी कर रहे हैं और अमन ओमान भी हमारी वजह से खराब हो रहा है। ये फैसला आपने करना है और अल्लाह की ज़ात ने करना है। मैं छोटा वाकया सुनाता हूँ और फिर इजाजत लूंगा। वो एक मोहल्ले में एक बहुत ही करप्ट, झूठा और मुनाफिक इंसान था। तो उस मोहल्ले में एक आदमी ने तोता पाला हुआ था। तो जब भी वो गुजरता था तो तोता करता था, वो देखता था, कहता था करप्ट, चोर, डाकू, मुनाफिक, झूठे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो बंदा जब अंदर चला गया हो तो तोते के मालिक को बोला कि तुम्हारा तोता मुझे झूठा, करप्ट, डाकू, चोर, मुनाफिक कहता है। तो उसने तोते को पिंजरे में जर्दोकोब किया और सजा दी और वो बंदा मुतमईन होकर चला गया। अगले दिन जब वही शख्स गुजर रहा था तो तोते ने किया, उसे देखा तो उसने कहा, समझ तो गए हो ना, आप समझ तो गए हो ना। मरियम नवाज के तब्दीली सरकार पर इल्ज़ामात और जीत के दावे जारी। कहा, जिसकी जेब में पैसा होता है इमरान खान सिर्फ वहाँ जाते हैं। हुकूमत की तवज्जो नवाज शरीफ दुश्मनी पर है, इसीलिए मुल्क में दहशत गर्दी बढ़ रही है। हमारी हुकूमत में चीनी सरमायाकारी के लिए आते थे और अब बम धमाके की तहकीकात के लिए आ रहे हैं। उनका इस्तकबाल अंडों और टमाटरों से न करना, बहुत इज्जत से एक ताज उनके सर पे पहनाना जिस पर लिखा हो कश्मीर फरोश। जैसे शहद पर मक्खियां जाती हैं, इसी तरह जिसकी जेब में पैसा होता है इमरान खान वहां जाता है। जानते हो कि आज उन्होंने अपनी शुरुआत जो है वो बाग से क्यों की है? बाग में उन्होंने अपनी एक एटीएम ढूंढ ली है। नवाज शरीफ के दौर में चाइनीज चाइना से चलकर पाकिस्तान क्या करने आ रहे थे? पैसा लेकर आ रहे थे। चाइनीज आज इस बात की तहकीकात करने पाकिस्तान आ रहे हैं कि उनके 10 चाइनीज जो पीछे ब्लास्ट में वफात पा गए हैं वो ब्लास्ट कैसे हुआ। जब तुम आसिम सलीम बाजवा को एनआरओ दोगे और अपनी तवज्जो सारी नवाज शरीफ दुश्मनी पर रखोगे तो पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाकयात नहीं होंगे तो क्या होगा? सीपेक बंद पड़ा है। अगर तुमने मुस्लिम लीग नून को रोकने की कोशिश की, नताइज तब्दील करने की कोशिश की, तो याद रखो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। मरियम नवाज को इमरान फोबिया हो गया है। कश्मीर की बेटी अपने चचा मोदी के मजालिम का जिक्र क्यों नहीं करती? वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की लीगी रहनुमा पर तनकीद। कहा, इनके रास्ते की दीवार सिर्फ इमरान खान है, वो पीछे हट गए तो इन्हें एनआरओ मिल जाएगा। मरियम सफदर मोदी का नाम लेने से क्यों गुरेजा है? उनकी क्यों जुबानें चुप हैं, जुबानें क्यों कांप रही हैं? इस इंतखाबी मुहिम में मैंने एक तकरीर सुनी, उस तकरीर में 25 बार वजीर आज़म इमरान खान का नाम लिया गया। ये है इनको इमरान खान फोबिया। कश्मीर की बेटी अपने चचा मोदी के लिए क्यों नहीं कहती कि वो कश्मीर के अंदर मुजालिम ढा रहे हैं? मरियम के मुंह से आरएसएस का नाम क्यों नहीं निकल रहा? ये साड़ियों आमों के तोहफों को भूल जाएं और वो लंदन बैठ के अल्ताफ सेंटू का किरदार अदा कर रहे हैं। कहते हैं जी इदारों ने उनको निकाल दिया। आपको इदारों ने नहीं निकाला, आपको आपके करतूतों ने निकाला था। कल वजीर आज़म इमरान खान से एक भारतीय चैनल ने प्लांटेड सवाल करवाया गया तो वजीर आज़म साहब ने कहा कि आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है
है वो आड़े आई हुई है दो मुल्कों के दरमियान अमन के हवाले से। वजीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर के सच्चे वकील और दलेर सफीर होने का किरदार अदा किया। चचा और भतीजी की लड़ाई है कि कौन बनेगा अपोजिशन लीडर। वज़ीर आज़म तो ये बन नहीं सकता। परवेज मुशर्रफ जैसा शख्स जो वर्दी में था, इन्होंने उससे एनआरओ ले लिया था। इनके रास्ते की रुकावट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इन्हें पता है कि आज इमरान खान पीछे हट जाए तो इनको एनआरओ मिल जाएगा। जब मोदी ने मकबूजा कश्मीर पर हमला किया तब कश्मीर में सियासी मुहिम चलाने वाले कहाँ थे? आसफा भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर जलसे से खिताब, कहा अवामी ताकत से तब्दीली सरकार और मोदी दोनों को कश्मीर से भगाएंगे। आज कुछ लोग कश्मीर में आकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, मकबूजा कश्मीर पर जब मोदी ने हमला किया उस वक्त ये लोग कहाँ थे? इन्होंने उस वक्त कश्मीर के लिए क्या किया? बस यही कहा कि मैं क्या करूं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको इन जालिमों से निजात दिलाएगी। इंशाअल्लाह अवामी ताकत से हम ना सिर्फ इस तब्दीली वाले बल्कि मोदी को भी कश्मीर से भगाएंगे। अफगान सफ़ीर की बेटी की मुबैना गुमशुदगी और तशद्दुद पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि अफगान सफ़ीर की बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया जब वो एक किराए की गाड़ी में सवार थीं। इस हवाले से मुतल्लिका सिक्योरिटी हुक्काम अफगान सफ़ीर से राबते में हैं। बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ हैं। खालिद अजीम साहब बताइएगा, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का क्या बताना है तहकीकात के हवाले से? जी देखिए, ये सोशल मीडिया पे ये खबर वायरल हुई थी कि शायद जो अफगान सफ़ीर है उनकी बेटी को अगवा किया गया है, लेकिन आप भी जो वजाहत आई है दफ्तर ख़ारजा की तरफ, उसमें कहा गया है कि उनके ऊपर हमला हुआ था और जबकि वो एक किराए की गाड़ी में सफ़र कर रही थी। वो कोई डिप्लोमेटिक गाड़ी नहीं थी बल्कि किराए की एक गाड़ी में वो सफ़र थी जिस वक्त उनके ऊपर ये हमला हुआ है। और तर्जुमान ने ये बताया है कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो अफगान सफ़ीर के साथ पूरी तरह से राब्ते में हैं और इस सारे मामले को जो है वो थारली देखा जा रहा है कि वो हमलावर कौन थे और उसमें क्या पोजीशन है। लेकिन ये एक खैरियत की बात ये है कि वो उस इब्तदाई हमले के बाद उनको वहाँ से वो रिकवर भी कर लिया गया और एक मुकामी अस्पताल में उनको तिब्बी इमदाद देने के बाद वो इस वक्त उनको घर में शिफ्ट कर दिया गया है। अलबत्ता ये खबरें जो उड़ाई गई थी उसमें यही कहा गया था कि अफगान सफ़ीर की बेटी जो है उनको अगवा कर लिया गया, लेकिन जो दफ्तर ख़ारजा की वजाहत है उससे पता यही चलता है कि उनको अगवा तो नहीं किया गया था। अलबत्ता उनके ऊपर हमला जरूर हुआ था जिस वक्त वो एक किराए की किसी गाड़ी में वो सफ़र कर रही थी। और अब अफगान सफ़ीर और उनके ख़ानदान की सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। इस मामले की तफसील के लिए आपका शुक्रिया खालिद अजीम साहब। अब हर केस में गिरफ्तारी नहीं होगी, गिरफ्तारी के लिए तफ्तीशी ऑफिसर को शवाहिद देना होंगे। सिंध काबीना ने पुलिस रूल्स में तब्दीली की मंजूरी दे दी है। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि नए रूल से अदालतों पर बोझ कम होगा, शहरियों को फ़ायदा होगा। संजय साधवानी की रिपोर्ट। सिर्फ एफआईआर में नाम शामिल होने पर गिरफ्तारी नहीं होगी, शवाहिद देना होंगे। गैर जरूरी गिरफ्तारी और पुलिस की ब्लैकमेलिंग का रास्ता रोकने की तैयारी। सिंध काबीना ने पुलिस रूल्स में तरमीम की मंजूरी दे दी। गिरफ्तार करने से पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इस बात का तयन करना जरूरी है कि क्या उस अक्यूज के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं, ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि कहीं वो एब्सकॉन्ड कर जाए, भाग जाए, या वो विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे या एविडेंस को टैंपर करने की कोशिश करे। मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक रूल्स में तरमीम न सिर्फ शहरियों को फायदा होगा बल्कि जेल में अंडर ट्रायल कैदियों की तादाद में भी कमी आएगी, अदालतों पर भी बोझ कम होगा। सिंध पुलिस तरमीमी मसूदा सिंध असेंबली से मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल होगा। संजय साधवानी, समा, कराची।
सिंध में कोरोना के भारतीय वेरिएंट के फैलाव का खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। इंडियन वेरिएंट मुस्बत कोरोना के वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की शरह 50% तक पहुंच गई। सिंध के मुताबिक आइंदा चंद की शरह 20.1% हो सकती है हो गई। इंडियन वेरिएंट से भी खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस भी फैलने लगा। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सिंध में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 20.34% हो गई है। कराची के एक्सपो सेंटर में कायम पाकिस्तान का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गया है। सिंध हुकूमत ने 3 माह से तनख्वाह ना दी तो मुलाजमीन ने एहतजाज किया। इस दौरान हंगामा आराई भी हुई। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुमरो ने ईद से पहले तनख्वाह देने की यकीन दहानी करा दी है। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में दिन रात एक करने वाले डेटा ऑपरेटर्स और आईटी मुलाजमीन भीख नहीं बल्कि 3 माह काम करने का मुआवजा मांग रहे हैं, मगर पुलिस इन्हें धक्के दे रही है। तनख्वाह ना मिलने पर आग बगोला होते डेटा ऑपरेटर्स कहते हैं कि जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी काम नहीं करेंगे। 3 महीने हो गए हमें यहाँ काम करते हुए, हमें 1 रुपया भी नहीं दिया है। अब इन्होंने दूसरा स्टाफ बिठा लिया, उनसे काम करवा रहे हैं और ना हमें कोई सैलरी दे रहे हैं, ना कोई हमसे बात करने के लिए तैयार है। 200+ का स्टाफ है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट 2 हॉल में काम चल रहा है। 8 दिन के बाद आज हम लोग स्ट्राइक के लिए निकले हैं, तो इन्होंने क्या किया, दूसरे ऑफिस से अपना स्टाफ बुला लिया और उनको जो है ना IT के ऊपर बिठा दिया। हमें पहले 6 से 6 तारीख तक बोला गया था कि आपको सैलरी मिल जाएगी। आज 17 तारीख हो गई है, हमें अभी तक सैलरी का कोई अपडेट नहीं है, कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आने वाले शहरियों को भी शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा। मेरी बेटी को करवानी है मैंने, क्योंकि उसका इंटरनेशनल ट्रैवल है और वी आर स्टिल वेटिंग हेयर। 7 बजे से यहाँ बैठा हूँ, ख्वार हो रहा हूँ। सारे बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए ख्वार हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं कि क्यों नहीं लगा रहे। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत कासिम सुमरो ने तस्लीम किया कि तनख्वाह देने में ताखीर हुई है, मगर कोशिश है कि अदायगी जल्द कर दी जाए। यकीनन थोड़ा इशू डिले हुआ है। हमने आउटसोर्स किया था, अब हमने उनकी सैलरी की समरी जो है वो फाइनेंस से सबसे मंजूर करवा ली है। मेरे ख्याल से आजकल में जो मंडे ट्यूसडे है इसमें इनकी रिलीजेस आ जाएंगी। वैक्सीनेशन सेंटर के लिए आर्जी मुलाजमत पर रखने की कोई भी कानूनी मजबूरी अपनी जगह, लेकिन 3 माह तक बगैर मुआवजे के काम करने का कोई जवाज नहीं दिया जा सकता। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। अब आपको ये बता दें कि महकमा दाखिला सिंध ने पाबंदियों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मवेशी मंडियों में बगैर वैक्सीनेशन के अफराद दाखिल नहीं हो सकेंगे। शादी करने के लिए भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया है। मवेशी मंडी जाना है तो वैक्सीन लगवानी होगी। सिंध में मवेशी मंडी में दाखिले के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद पर तफरीही मकामात पर जाने के लिए भी वैक्सीनेशन कार्ड लाजमी है। तकरीबात, शादी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी है। तो इससे पहले आखिरी वीकेंड है। शाम होते ही कराची सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में तेज़ी आ गई है। गाड़ियां मंडी की तरफ रवा दवा हैं। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे सलमान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, खरीदारी में तो तेज़ी आ गई है, क्या जानवर सस्ते मिलने लगे हैं या अब भी महंगे खरीदे जा रहे हैं? देखिए फवाद, ईद से पहले, बड़ी ईद से पहले आखिरी वीकेंड है और दोपहर में हमने देखा कि हब्स की कैफियत थी, शदीद गर्मी थी, गिने चुने ही ख़रीदार हमें नज़र आ रहे थे। लेकिन जैसे ही शाम ढलती जा रही है, ख़रीदारों के जो रश है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और एक के बाद एक गाड़ी हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमारे पीछे से गुजर रही है, जिसमें किसी में 1 जानवर है, किसी में 2 और किसी में 3 जानवर भी जो है वो शहरी ख़रीद के ले जा रहे हैं। हमने जब बात की शहरियों से कि जानवर सस्ता मिलने लगा है या नहीं, तो उनका कहना था कि जानवर तो अभी महंगा ही मिल रहा है, लेकिन क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, कुर्बानी भी करनी है, तो इसीलिए हम जो व्यापारी हैं वो जिस तरह की कीमत ले रहे हैं उसमें जितना कम करा सकते हैं उसमें कम करा के हम जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सलमान। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइन। देखते रहिए समा।